नमस्ते। आज का विषय है ट्रू हार्मनी फॉर ए ब्यूटीफुल लाइफ। एक सुंदर जीवन के लिए सच्चा सामंजस्य। यदि हम इस सृष्टि को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, तो दो तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं जो वेदों की तरह सृष्टि के कण कण में स्पष्ट लिखी हुई हैं। इसके लिए हमको किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, केवल खुली आंख से इस संसार को देखना होता है। और हम देखते हैं कि एक तो इसके अंदर एक विशालता है जो हमारी कल्पना के परे है। न जाने वो विशालता किस विशाल, उससे भी विशाल क्षेत्र के भीतर एक्सपेंड करती जा रही है। दूसरी चीज जो हम उसके अंदर देखते हैं वो एक अपार शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा जो ना जाने कब प्रारंभ हुई है और जिसका मानो कोई अंत नहीं है। तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो ये कि अनेकों अनेकों अलग अलग दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स, बिलियंस ट्रिलियंस तारे, नक्षत्र, धरती की तो बात ही नहीं हो रही है अभी, वे सब इस तरह से स्थित हैं, एक काल की गति में घूम रहे हैं, जिसको देख करके आश्चर्य होता है कि ये एक दूसरे से टकराते नहीं, ये एक दूसरे से को नष्ट नहीं कर देते। इनमें से अनेकों ऊर्जाएं निकलती हैं, असंख्य रश्मियां निकलती हैं, ये तारे नष्ट होते हैं, फिर नए तारों का जन्म होता है। और ये देख के मन परम आश्चर्य से भर जाता है। गीता में इस बात को बड़े सुंदर ढंग से कहा गया है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। इसको देखने से परम आश्चर्य होता है। तो ये सारे जो अलग अलग दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किस प्रकार से एक समन्वयात्मक रूप में, एक व्यवस्था के रूप में, एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था जिसको चलाने वाला दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन देखने से प्रतीत होता है कि कोई ऐसी प्रज्ञा, एक ऐसी चेतना, एक ऐसा ज्ञान, नॉलेज, विल इस सब के पीछे कार्य कर रही है, जिसने सबको एक अद्भुत सामंजस्य में जोड़ रखा है। श्री अरविंद की वो पंक्तियां याद आती हैं, इन द ब्लू ऑफ द स्काई, इन द ग्रीन ऑफ द फॉरेस्ट, हुज इज द हैंड दैट हैज पेंटेड द ग्लो, व्हेन द विंड्स वेर asleep in the womb of the ether, who was it roused them and bade them to blow? In the luminous net of the stars he is caught, in the pattern and bloom of the flower he is woven, in the luminous net of the stars he is caught. He is lost in the heart, in the cavern of nature. He is found in the brain where he builds up the thought. और ये सब और अनेकों अनेकों, in the strength of a man, in a beauty of woman, even in a curl, the hand that sent Jupiter spinning through heaven spends all its cunning to fashion a curl. जब हम देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि ये कैसी व्यवस्था है, और सब अपने आप मानो इस पूरे व्यवस्था के पीछे एक पूर्ण प्रज्ञा काम कर रही है। इस पर एक छोटी सी कहानी भी है। एक बार किसी ने, और इसका संबंध है हमारे विषय से, एक वैज्ञानिक जो मानता नहीं था ईश्वर की सत्ता में, किसी व्यक्ति के घर गया और वहाँ उसने देखा कि बहुत सुंदर मॉडल बना के रखा हुआ है। मॉडल है एक धरती का और प्लानिटरी सिस्टम का, बहुत से ऐसे मॉडल बनते हैं। तो वो देखते ही कहा, अरे ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो लगता है कि बिल्कुल टू स्केल बनाया हुआ है। तो उसने कहा हाँ वो तो है। और फिर वो देखता है कि ये सब गतिशील है। वो कहता है ये तो गतिशील, ये तो अद्भुत है, कैसे किसी ने बनाया है, किसने बनाया है ये? तो उस सज्जन ने कहा नहीं, किसी ने नहीं बनाया है। तो उसने कहा मजाक क्यों करते हो, किसने बनाया है ये? कहा किसी ने नहीं। अरे आप तो मजाक कर रहे हो, किसने बनाया है, कुछ तो कहिए। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया कि इस छोटी सी चीज को तुम्हें लगता है कि किसी ने बनाया होगा, वरना इतना सुंदर सामंजस्य से भरा हुआ ये खिलौना कैसे आ सकता है? और तुम्हें इस सारी सृष्टि को देखकर, इस ब्रह्मांड को देखकर तुम ये नहीं समझ पा रहे कि इसके पीछे कोई तो है। अब उसके हम नाम अलग अलग ले सकते हैं। बड़े सुंदर ढंग से भजन है नरसिंह मेहता का, निखिल ब्रह्मांड में एक तू ही हरि। वो एक है, कोई एक ऐसी सत्ता है, शक्ति है, ज्ञान है, बीइंग है,
जिसने ये सारे तारों को एक वेणी की तरह गुथा हुआ है अपने ही शरीर के चारों तरफ, अनंग को एक मूर्त रूप देने के लिए। लेकिन इस अद्भुत को जब हम देखते हैं, यही वो अद्भुत रस है, नवरसों के बाद 10वां रस, तो फिर हम अपने ऊपर अगर दृष्टि डालें तो तब हमें एक दूसरा आश्चर्य होता है। और वह आश्चर्य, ये तो सुखद आश्चर्य है, और ये एक दुखद आश्चर्य होता है कि इतनी सुंदर और अद्भुत व्यवस्था, इसकी रचना जिसने भी की उसी ने मनुष्य को भी रचा होगा। और कहा तो यहां तक गया है कि ना केवल मनुष्य को रचा है, मनुष्य के अंदर वो विद्यमान है। तो मनुष्य के अंदर इतनी व्यवस्था, अव्यवस्था क्यों? और मनुष्य ने इस सृष्टि में ये अव्यवस्था क्यों कर रहा है? अगर हम धरती को देखें, अब हम धरती पर आ जाएं जूम इन करके, तो हम देखते हैं कि धरती पर मनुष्य के आने के पहले एक अद्भुत सामंजस्य व्यवस्था है। अगर आप किसी वाइल्ड फॉरेस्ट में चले जाइए, अमेजोन पे लोग जाते हैं, अमेजोन और भी कहीं, आप बचपन की मुझे याद है एक ऐसा बगीचा था जो मनुष्य आते जाते थे, पगडंडी थी, वृक्ष थे, लेकिन उसको मनुष्य ने अपने दिमाग से कुछ नहीं किया था। उसके अंदर वाइल्डनेस थी, उसके अंदर जीव जंतु थे, सांप बिच्छू भी थे, उसके अंदर गिलहरियाँ थी, तोते थे, कोयल थी, स्पैरो थी, अलग अलग पेड़ थे, फूल थे। कैसे वो इतना सुंदर लगता था, उसका जेस्टाल्ट, उसकी एक टोटलिटी। और जैसे ही मनुष्य आता है, मैन मेड गार्डन्स देखिए, वो वहाँ से ट्रिम कर देगा, यहाँ से उसकी कृत्रिमता, सब कुछ जैसे वो लूज कर देता है। ये तो तब है जब वो एक व्यवस्था बनाने की चेष्टा करता है। किंतु आमतौर पर अगर वो अपने अंदर झांके, लोग अक्सर जब योग में मुड़ते हैं तो श्री अरविंद कहते हैं पहली चीज़ वो क्या देखते हैं? पहली चीज़ वो सीधा अंदर मुड़े और आत्मा को नहीं देख लेते। लोगों को ये लगता है अरे पहले हम अंदर जाने को चेष्टा तो कर रहे हैं, आत्मा नहीं दिख रही। तो पूछना होता है कि आपको क्या दिख रहा है? हम तो देख रहे हैं कि हमारे अंदर, खुद के अंदर कितनी अव्यवस्था है। तो यू आर ऑन ट्रैक, सही दिशा में जा रहे हो। नहीं तो हम बाहर के जीवन में जिसको हम कहते हैं व्यवस्था, वास्तव में वो व्यवस्था नहीं है, एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है। वो एक प्रकार से देखा जाए तो हम भी इस तारे नक्षत्रों की तरह एक जड़ तत्व के रूप में, जड़ प्राण से प्रेरित तत्व के रूप में जुड़ गए हैं, बह रहे हैं प्रकृति के साथ, और उसमें चोट खा रहे हैं ऊपर नीचे। ये भी एक प्रकार का एक लोअर नेचर की हार्मनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें बहते रहते हैं काल की गति के साथ। तो उनको, अगर उनको ये शब्द कहा जाए ट्रू हार्मनी, तो कहेंगे नहीं हमारी लाइफ तो अच्छी है, समस्या क्या है हमारी लाइफ में, है हार्मनी। अब वो उसमें रोग है, शोक है, उस सबको वो एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो एक प्रकार का एक लोअर नेचर की हार्मनी है। जैसे जीव जंतु हैं, अगर आप सिंह से पूछेंगे कि हार्मनी, तो वो कहेगा नहीं मेरी जिंदगी तो अच्छी चल रही है, भोजन है मिल जाता है, और बाकी मेरी मिसेस लायनेस से मिल लीजिए, और मेरे 4-5 कब्स हैं और बड़े हो रहे हैं, सब मुझे नेचर ने दे दिया है जो जो चाहिए। ये एक लोअर हार्मनी है जो एक फिजिकल वाइटल लेवल पर मनुष्य के अंदर होती है, और उसमें जो उसकी परस्परता होती है वो भी उसी प्रकार की होती है। जब मनुष्य स्तर पे जीता है तो उसकी परस्परता 2 प्रकार की होती है। परस्परता का हार्मनी से संबंध है एक प्रकार का। पहले हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तब हार्मनी की बात होती है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो हार्मनी की बात नहीं करता है। वो फिर कहते हैं जंगल में 2 प्रकार के हाथी होते हैं। एक तो होता है जो टस्कर्स, वो अकेले घूमते रहते हैं, अगर आप देखें तो विचित्र सा लगेगा, थोड़े पागल भी होते हैं। और दूसरे हाथी जो होते हैं हमेशा झुंड में घूमते हैं, सोशल लाइफ होती है उनकी, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हार्मोनियस लाइफ होती है। तो उसी प्रकार से एक प्रकार की मनुष्यता है, एक प्रकार की हमारी चेतना के विकास का एक क्रम है, बहुत प्रारंभिक कदम है, जहाँ एक वर्किंग हार्मनी होती है हमारी, जिसको हम हार्मनी समझते हैं, लेकिन वो हार्मनी होती नहीं है वास्तव में। या अगर हम कहें भी तो वो एक अचेतन हार्मनी, इट्स ए सबकॉन्शियस हार्मनी। वो ट्रू हार्मनी नहीं है, वो एक लोअर नेचर की हार्मनी है जो है, इट्स ए गिवन टू अस, शरीर और प्राण के बीच में। लेकिन तब एक नेक्स्ट लेवल आती है कि ये हार्मनी टूटती क्यों है। जो हम मनुष्य के अंदर व्यवस्था देखते हैं वो क्यों है, तो प्रकृति इस लोअर हार्मनी को खुद ही तोड़ देती है। और वो कैसे तोड़ती है? मन के विकास के साथ। जैसे ही मन आता है तो लोअर नेचर की हार्मनी क्या होती है? भूख लगी तो खा लिया, मन में एक भाव उठा तो उसके अनुसार चले गए, इम्पल्स का जीवन है। लेकिन जैसे ही मन आता है तो उसके अंदर एक चीज जागृत होती है, उसका नाम है एक अर्धमूर्छित विवेक।
हर चीज के लिए उसको कोई कारण चाहिए, एक प्रिंसिपल ऑफ एक्शन चाहिए। वो ऐसे नहीं बह सकता कि हम जैसे हमारी इम्पल्सेस हो रही हैं उसके अनुसार बह जाएं। इंस्टिंक्टिव ड्रिवन नहीं है जैसे पशु है, इंस्टिंक्टिव ड्रिवन है। तो मनुष्य के अंदर ये चीज़ नहीं है जो मनुष्य कहलाने योग्य है। मन के आते ही हम देखते हैं कि मन को एक प्रकार की ऑटोनॉमी दी गई है कि अच्छा इस खेल को, इस घर को तुम अरेंज करो। ये कुछ इस तरह की बात है कि घर में माँ ने, पिता ने एक बच्चे के आने के पहले बहुत अच्छा अरेंज किया होता है घर को, अच्छे ढंग से सब लोग प्राय करते भी हैं। जब बच्चा आता है तो क्या होता है, बच्चा आता है तो वो सारी हारमोनी कहीं की कहीं चली जाती है। बच्चा कुछ उठा के बिस्तर पे रख देगा, कोई बच्चा कुछ कुछ चीज़ें मिला करके कोई नई चीज़ बना रहा है, कोई बच्चा दीवारों को रंग रहा है। ये एक, वो कहते परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया है ना, बच्चे लोग हंस रहे हैं, देख रहा हूँ मैं। तो वो क्योंकि ये एक, अब ये जो हारमोनी वो जो बच्चा तोड़ता है, क्योंकि वो एक अब नई तरीके से इस चीज़ को आना है। वो एक प्रकार से क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं भी हूँ घर में, यू हैव नॉट टेकन अकाउंट ऑफ मी। आप तो अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हो, वेयर एम आई, वेयर एम आई। तो जब मन आता है तो वो सारी जो पुरानी व्यवस्था उसको तोड़ता है और फिर से करना चाहता है। ये बच्चे का अपना अरेंजमेंट है। कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े भी हो जाते हैं तो यही लगता है, माएँ सुबह में उनका कमरा ठीक करती हैं, शाम को बच्चे उसको गड़बड़ कर देते हैं। और अगर बच्चे से पूछा जाए कि ये क्या किया, तो बच्चा कहेगा डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट टच मी, डोंट टच माई अरेंजमेंट, मुझे ठीक पता है कहाँ क्या चीज़ है। तो ये जो मन के आने के साथ में ये जो टूटती है हारमोनी, वो इस कारण टूटती है क्योंकि मनुष्य को सचेतन रूप से अब ट्रू हारमोनी, कॉन्शियस हारमोनी, हायर हारमोनी की तरफ जाना है। अब इसमें मूल अगर अंतर देखें तो अभी हम लोगों ने प्रारंभ किया था ये निखिल ब्रह्मांड। अब निखिल ब्रह्मांड और इसमें सब कुछ चीज़ें जो व्यवस्था है वो एक मैकेनिकल ढंग से मटेरियल नेचर और उसके पीछे छिपी शक्ति करे जा रही है। लेकिन मनुष्य को अब इसको एक नए आधार पर करना है, वो है निखिल ब्रह्मांड में एक तू ही हरि। उस एक के आधार पर इस अनेकत्व को फिर से सजाना है। तो ये जो चैलेंज है जो मनुष्य को दिया गया है, जिसके लिए उसकी हारमोनी तोड़ दी गई है, वहाँ से मनुष्य की एक नई यात्रा प्रारंभ होती है। और प्रारंभ होने के उसके कई चरण, कई आयाम होते हैं कि वो सीधा खोजता है कि मैं कोई अपने जीवन को कैसे गाइड करूं, संसार के जीवन में जो भी लोग हैं मेरे साथ, उनके साथ कैसे संबंध जोड़ो। पशु के लिए समस्या नहीं है। टाइगर को भूख लगती है, देखता है कि पास में एक मृग जा रहा है, जंप करता है, खा लेता है, शुदा मिटा लेता है। उसके अंदर ये भाव नहीं आता है कि हाय बेचारा, ये बेचारा मृग, इसका बच्चा, इसकी मम्मी को क्या हो रहा होगा, पिता को, ये नहीं आता उसके अंदर भाव। मनुष्य के अंदर उसको भूख भी लगी है, भोजन भी चाहिए, भोजन सामने है, लेकिन उसको फिर भी ये विचार आ रहा है कि यदि मैं ये भोजन ग्रहण करूंगा, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सही है गलत है। ये सारी चीज़ें मनुष्य के साथ प्रारंभ हुई हैं और ये एक मार्ग है, ये जरूरी है। और इस खोज में वो पहले एक मॉरल एथिकल ऑर्डर अपने अंदर के जीवन में और बाहर के जीवन में लाने की चेष्टा करता है। वो एक व्यवस्था है, हारमोनी अभी भी नहीं है। आपने हारमोनी का वो देखा होगा, बूटे जिसको नाम दिया है माने हारमोनी, वो उसकी अद्भुत बात यही है कि उसमें अगर आप देख के समझने की कोशिश करेंगे मेंटली तो नहीं समझ आता कि ये कैसे एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। हैव यू ट्राई टू सी, छोटी छोटी उसकी बेलें ऐसे घूम रही हैं, पर उसका एक जस्टाल बड़ा सुंदर लग रहा है। आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि छोटे छोटे बूटे, लेकिन अगर आप काउंट करके प्रयास करेंगे तो इट्स इम्पॉसिबल। तो वो जो हायर स्पॉन्टेनियस हार्मनी है, उस दिशा में पहला कदम होता है कि व्यक्ति मॉरल या एथिकल लाइफ, जिसके अनुसार वो अपने जीवन को गवर्न करने की चेष्टा करता है और समाज के जीवन को भी। लेकिन ये संभव नहीं होता, प्रकृति इसको अलाउ नहीं करती। प्रकृति कुछ हद तक अलाउ करती है, लेकिन इसके आगे शेरविंद का है, ये मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम में वो कहते हैं कि एक एब्सोल्यूट मॉरल रूल के अनुसार जब हम जीवन गवर्न करने की चेष्टा करते हैं तो नेचर डज नॉट अलाउ इट, क्योंकि कई बार हमारे कई सारे क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर विरोध आ जाता है। एब्सोल्यूट जस्टिस एंड एब्सोल्यूट लव डोंट गो टुगेदर। अब एब्सोल्यूट लव में तो कंप्लीट फॉरगिवनेस सब कुछ है, एब्सोल्यूट जस्टिस के लिए तो न्याय, दंड, बैलेंस, ये सारी चीजें हैं। तो प्रकृति इसको अलाउ नहीं करती, लेकिन ये एक पहला चरण होता है। तो इससे, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, मनुष्य सामाजिक प्राणी से, एक जो समाज की जो लोअर व्यवस्था है, लोअर व्यवस्था में समाज में सबसे बड़ा रिलीफ क्या होता है कि मुझे सोचने की जरूरत नहीं है।
जिस तरह से समाज चल रहा है उस तरह से मैं चलता रहूं, बस मुझे कोई समस्या नहीं। ये पशु की तरह है एक्चुअली, सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच ये कि जो आम तौर पर समाज का गठन होता है वो कोई दिव्यता के आधार पर नहीं होता है, वो एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ईगो इंटरेस्ट इस पर डेवलप होता है। और हर व्यक्ति जानता है कि ये एक अंदर में उसके इंस्टिंक्टिव नॉलेज आ जाती है कि अगर मैं मुस्कुराऊंगा तो मेरी सेल बढ़ जाएगी, अगर मैं दुखी दिखूंगा तो ये अच्छा नहीं है। तो इस तरह से वो सब कुछ कृत्रिमता की ओर जाके वो एक ऑर्गेनाइज कर लेता है अपने जीवन के तामझाम को। लेकिन जैसे ही मनुष्य एक हायर प्रिंसिपल की ओर मुड़ता है, मॉरलिटी या एथिक्स, आप देखिए उसकी वो चीज़ टूट जाती है, अपने अंदर भी टूटने लगती है और संसार के साथ उसका संबंध भी टूटने लगता है। ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को, मैंने तो एक्चुअल सुना हुआ है, बड़ी ये मतलब एक्सरे आँख के साथ पैदा हुए, जो अपने पिता को कहते हैं कि आप कहते हो मुझे कि मैं सच बोलूं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? कोई आता है और आप कह देते हो कि कह दो कि मैं नहीं हूं। तो जब आप खुद डिसऑनेस्ट हो, जब आप खुद सच नहीं बोल सकते, तो आप मुझसे ये क्यों अपेक्षा करते हो? तो अब क्या हो रहा है, ये पुरानी व्यवस्था क्या थी, पिता बोल रहे हैं तुम सुनो, तो पिता ने अगर कहा जाके डोर पर कह दो कि पिताजी नहीं है घर में, तो बच्चा बिना झिझक कह देता था, क्योंकि उसको पिता का आदेश मानना है। ये लोअर व्यवस्था है, इसमें एक ट्राइबल मेंटालिटी थी। ट्राइबल मेंटालिटी क्या होती है, एक मुखिया होता है वो डिसाइड करता है और सारे ट्राइब के जो लोग हैं उनको वैसा करना है, व्यवहार करना है। कस्टम अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अलग हो जाओगे। अगर आपने मांग में सिंदूर नहीं भरा तो लोग समझेंगे कि आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अगर आपने ये वे व्रत उपवास जो प्रिस्क्राइब्ड है, करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, तो आपने तो अपने हस्बैंड के लिए डेथ सेंटेंस निकाल दिया। कुछ होता नहीं है, हर औरत करवा चौथ करती है, ज़्यादातर इंडिया में हस्बैंड्स की भी डेथ होती है, और ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं करते, ठीक चलता है सिस्टम। लेकिन आपके लिए ये मुसीबत हो जाती है, क्योंकि यदि आपने नहीं किया, वो भी अगर प्रॉपर कपड़े लत्ते पहन करके, तो ये एक हो जाता है कि भाई ये तो अलग है। लेकिन ये आवश्यक होता है, क्योंकि तब व्यक्ति एक प्रबुद्ध मन की ओर जा रहा है, वो प्रश्न कर रहा है कि क्यों। जिस दिन एक नारी ये प्रश्न करती है कि करवा चौथ का व्रत नारी क्यों रखेगी, पति क्यों नहीं रखेगा, आखिर पत्नी की अगर लंबी उम्र होगी तो पति का फायदा है, इसमें देखभाल करेगी। तो जिस दिन ये प्रश्न प्रारंभ होते हैं, जिस दिन हमारी बुद्धि जागृत होने लगती है, प्रारंभ में तर्क शक्ति केवल निम्न वृत्तियों को जस्टिफाई करने में जाती है। लेकिन जिस दिन हम जीवन को जीने का एक अंदर से एक ढूंढने लगते हैं कि हम कैसे जीवन को जिएं, जिस दिन ये खोज जागने लगती है, तब हमारी पुरानी व्यवस्था टूट जाती है। और ये एक स्टेज है जिससे हमको गुजरना होता है। लेकिन इस स्टेज से गुजरने के बाद, ये बड़ी पेनफुल स्टेज है ह्यूमन बीइंग की। जो समाज में रहते हैं, समाज के अनुसार चलते हैं, उनको ज़्यादा समस्या नहीं होती है। उनको बस एक मुखौटा पहनना है। जब बाहर जाते हैं समाज में, तो मुखौटा क्या है, ड्रेस का, तो आप पहन के और बोल चाल, तो ये मुखौटा हुआ। घर में आ गए तो दोनों सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, वैमनस्यता का भाव लिए बैठे हैं, तो ये एक जीवन चलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम और घर में आके वो पशु वृत्तियाँ भी निकलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे हम एक हायर प्रिंसिपल की ओर, क्योंकि मनुष्य बना ही इसके लिए है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या मनुष्य अवॉइड कर सकता है इस दिशा में? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी नियति लोअर हार्मनी नहीं है, उसकी नियति डिवाइन हार्मनी है। अब डिवाइन हार्मनी का आधार क्या है? डिवाइन हार्मनी का आधार है, जिसको हमारे वेदों में 3 तरह से डिस्क्राइब किया गया, उस चेतना को जहाँ से सारी चीज़ें निश्चित हुई हैं। एक है वो सत्य है। सत्य यानी वो सब चीज़ का वही आधार है। सत्य इसलिए उसको कहा गया कि आप किसी भी चीज़ के मूल में चले जाएंगे तो वही मिलेगा, सो इट इज़ ट्रू। सत्य इसलिए भी कहा गया कि सब पेरिशेबल चीज़ें जो हैं, क्षणिक हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन वहाँ पर आप टच करते हैं तो देखते हैं कि ऐसा सपोर्ट है, एक ऐसा अवलंब है जो इम्पेरिशेबल है। तो इसलिए उसको सत्य है, वो नित्य है, वो चिरंतन है, वो कभी भी उसका विनाश नहीं होता, अविनाशी है, इत्यादि नामों से हम उसको संबोधित करते हैं। ये वह सत्ता है या वह चेतना की अवस्था है जहाँ पर हर चीज, किसी भी चीज की गहराई में जाएंगे तो आपको वही मिलेगी। इसलिए वो सत्य है, एकमेव द्वितीयम है। लेकिन साथ में वो कैसा सत्य है? वृहत है। वो इतना विशाल है कि उसने अपने अंदर नाना प्रकार के भिन्न भिन्न नाम रूपों को धारण किया हुआ है। तो उसके अंदर एक वेरिएशन, वेराइटी, मल्टीप्लिसिटी, मैनीफोल्डनेस, सबका स्कोप है, इतना वास्ट है। और तब एक तीसरे एस्पेक्ट उसका निकलता है, सत्यम, वृहतम, और दोनों को जोड़ने वाली कड़ी रितम। रितम यानी रिद्म, सेम रूट है उसका, रिद्म, रित,
एक विधान है, उस चीज का एक राइट लॉ है, राइट प्रिंसिपल है, जिसके कारण वो चीज जहां है वहां है। अब मेटीरियल नेचर में अब अगर हम गहराई से जाएं तो हम देखते हैं कि ये तो रित है, जिसके कारण धरती की गति, अब वैज्ञानिक कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कि ये गति है, सूर्य की ऐसी है, सूर्य भी चल रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, चंद्रमा की ऐसी। आप कल्पना कीजिए कि 1 सेकंड के लिए आप अंतर कर दीजिए और थोड़ी सी उसकी गति बदल दीजिए और देखिए कि कैसा केओस होने वाला है। तो कौन सी चीज़ है जिसने इस गति को इस तरह से माप करके निर्धारित किया हुआ है, परफेक्शन से। इवन मेजरमेंट्स हैं, लोग मेजर करते हैं कि यहाँ से चंद्रमा तक का, फिर उसके बाद सूर्य तक का, इसी उसी से हमारे 108 सेक्रेड नंबर डिराइव्ड होता है, क्योंकि इसका माप से संबंध है। तो ये कैसे ये इस प्रकार से संसार को बनाया है। इवन जब हम पाई फिगर को लेते हैं तो अजीब सी फिगर है, अद्भुत फिगर है। तो सृष्टि में ये कैसे ये पैटर्न्स के साथ रचना की है। तो कोई चीज़ है जिसने रितचित के आधार पर रिद्म बनाई है हर एक चीज़ की, और रिद्म के पीछे उसका एक नियम है। मानवीय नियम नहीं है, मानवीय नियम मॉरल नियम, लीगल नियम, सामाजिक नियम, एक ट्रू लॉ ऑफ बीइंग जो जिसका एकमात्र सूत्रधार सत्यमृतम बृहतम, और उसके पीछे स्वयं भगवान है। तो अब मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि जब वो उसको नए ढंग से, मनुष्य की तो रिदम तोड़ दी गई है, पशुओं की रिदम एक स्पॉन्टेनियस इंस्टिंक्टिव रिदम है, वो कॉन्शियस नहीं है। मनुष्य को अब कॉन्शियसली डिवाइन रिदम को अपने अंदर धारण करना है, और वो जो प्रोसेस है वो एक लंबी प्रोसेस है। और जब तक हम उस प्रोसेस में नहीं उतरते हैं तब तक जो भी हम हारमोनी की चेष्टा करेंगे वो केवल एक वर्किंग हारमोनी होगी। हारमोनी इस तरह नहीं होती कि चलो हम लोग 10 लोग टेबल पर बैठ के डिस्कस करें। प्रयास करके देख लीजिए, 10 नहीं 2 लोग बैठ जाइए, आप देखिए कि कैसे 5 मिनट के अंदर अंदर वही प्रयास डिसहारमोनी की तरफ ले जाएगा। क्योंकि इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअलिटी के लिए माइंड जरूरी है, माइंड के साथ में ईगो जुड़ी हुई है। तो वो वही इंडिविजुअलिटी ने तोड़ दिया अपने आप को सामाजिक लोअर हार्मनी से, लेकिन उसी ईगो इंडिविजुअलिटी को बाद में खोकर एक हायर हार्मनी आती है। समस्या ये है। तो वो हायर हार्मनी के लिए पहले हमको उस प्रिंसिपल को ढूंढना है। अब वापस हम इस सृष्टि की ओर जाएं तो सृष्टि में हमने देखा कि आनंद है, एक अद्भुत आनंद है देख के। इसीलिए लोगों को रात को स्टार गेजिंग करके बड़ा आनंद आता है, समुद्र को देख के आनंद आता है, पेड़ पौधे पर्वतों के बीच में आनंद आता है। और साथ में एक अपरिमेय सौंदर्य है, एक अपरिभाषित सौंदर्य है, एक ऐसा सौंदर्य सृष्टि में जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। कोई आप पूछिए, कोई हिल स्टेशन होके आता है, पूछिए कि कैसा था, अरे बड़ा सुंदर था। आप पूछ के देखिए कि बताओ क्या सुंदर था। अब वो कोशिश करेगा बताने की पहाड़ थे। अच्छा, तो पहाड़ में सुंदर क्या लग रहा था? वो एक भाव है, एक अरूप सौंदर्य है जिसने रूप धारण किया हुआ है। देयर इज ए स्पिरिट ऑफ ब्यूटी। तो जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि ब्यूटी, आनंद, और एक तीसरा बिंदु हम देखते हैं जो और भी गहरा छिपा हुआ है, उस पर हम कुछ क्षणों में आएंगे, तो हम देखते हैं कि आनंद और सौंदर्य ये जुड़े हुए हैं हार्मनी के साथ और सत्य के साथ। अगर सृष्टि में एक सत्य नहीं होता तो केओस होता, डिसऑर्डर होता। चूंकि एक सत्य है, वो हर बिंदु को जोड़े रखे अपने इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। अगर वो एक सत्य नहीं होता, सबके अपने अपने सेंटर्स होते, तो बाय नाउ देयर वुड हैव बीन कोलैप्स। मनुष्य की यही समस्या है। पहले उसको ये डेवलप करना पड़ता है कि सबके एक इंडिविजुअल सेंटर्स हैं, अलग अलग हैं, रेफरेंस पॉइंट्स अलग हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति, मैं और मेरा जीवन, मेरी ईगो इंडिविजुअलिटी, उसके अनुसार मैं जीवन जीऊँगा। तो समाज किस तरफ चला जाता है? वो एक डिसइंटीग्रेशन की तरफ। लेकिन ये एक अवस्था है जिससे गुजरना होता है। अब उसको क्या ढूंढना है? उसको वो एलिमेंट ढूंढना है जो उसके अंदर और सृष्टि के अंदर और सब चीजों के अंदर कॉमन है। जब तक वो उसको सचेतन रूप से जोड़ के जुड़ नहीं जाता, तब तक वो हार्मनी के सारे प्रयास वर्किंग, एक टॉलरेबल, शेरविन कहते हैं डिसऑर्डरली ऑर्डर, एक टॉलरेबल, जिसको कहते हैं टॉलरेंस, हम एक दूसरे को टॉलरेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन ट्रू हार्मनी नहीं ला सकते। तो ट्रू हार्मनी का जो पहला बिंदु है वो है मन या ईगो इंडिविजुअलिटी से शिफ्ट करके हमको अपने अंदर चैत्य, द साइकिक, द ट्रू इंडिविजुअल को हमको ढूंढना है। चैत्य के साथ ऐसा क्या है? चैत्य के साथ ऐसा इसलिए है क्योंकि चैत्य चूंकि एक डिवाइन एलिमेंट है, वो ऑटोमेटिकली हर चीज के अंदर के डिवाइन एलिमेंट से इमीडिएटली संपर्क में आ जाता है। वो एक उसके तार जुड़े हुए हैं। इट इज डिवाइनली जॉइंट टू क्रिएशन। इसीलिए चैत्य भाव जब जागृत होता है
गीता में बड़ी सुंदर बात कही कि जो भगवान को प्रेम करते हैं उनकी क्या अवस्था होती है। तो मैत्री और करुणा ऑटोमेटिकली, लेकिन वो एक गहराई से, हर चीज़ के अंदर गहराई में, इसीलिए वो चैत्य क्वालिटीज़, दया, करुणा, ये सारी चीज़ें उनके अंदर जागृत होने लगती हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि हर चीज़ के अंदर वो, इट्स नॉट थ्रू ए मेंटल लैंग्वेज, कि हर चीज़ के अंदर वो चीज़ है। और एक वो केवल मनुष्य नहीं, केवल मेरे परिवार के लोग नहीं, वो पशु पक्षी, वृक्ष, नदी नाले, सबके अंदर एक प्रकार की यूनिवर्सैलिटी को टच करने लगते हैं। वो एक ऐसी कॉर्ड है, और उनका जीवन भी बड़े सुंदर व्यवस्थित ढंग से चलता है, क्योंकि वो उस कॉर्ड को टच कर रहे हैं। वो कोई उनका देखा जाए तो एक तरह से पराया नहीं होता है, क्योंकि वो उन्होंने उस अंदर की चीज़ को टच किया होता है। तो ये एक चैत्य के आधार पर जब हम जुड़ते हैं लोगों से और संसार से और समाज से और सृष्टि के साथ, तब हम हार्मनी का एक पहला ग्लिम्स मिलता है। लेकिन वो काफ़ी नहीं है। काफ़ी इसलिए नहीं है क्योंकि हम चैत्य के द्वार से केवल हमारा जो ट्रू लॉ ऑफ बीइंग है उसको जान सकते हैं। हम किस लिए जन्मे, हमको क्या करना है, हमें किस तरह से जीवन जीना है, उसको जान सकते हैं। और जब हम उसके अंदर घुसते हैं तो हम देखते हैं कि कोर में हर चीज़ के इज दैट ग्रेट माइटी पावर दैट इज कॉल्ड लव। तो हार्मनी, आनंद, सौंदर्य, इन सब के पीछे हम उस माइटी वाइब्रेशन को टच करने लगते हैं जिसको हम प्रेम कहते हैं। सृष्टि के कोर में, मूल में वो प्रेम है, और वही प्रकट करता जा रहा है जो अनमैनिफेस्ट है, जो अब तक अभिव्यक्त नहीं हुआ उसको अभिव्यक्त कर रहा है, और जो अभिव्यक्त है उसको अनअभिव्यक्त से जोड़ने का काम कर रहा है। तो वो शक्ति हमारे हाथ में पहली बार आती है जिसको हम प्रेम कहते हैं। बिना प्रेम के सामंजस्य नहीं हो सकता। माइंड के पास ये डिवाइड करने की एक नेचुरल वृत्ति होती है। मुझे कई बार एग्जाम्पल भी मैंने कोट किया है। जब मैं यहाँ नया नया आया तो लोगों ने कहा कि तमिल सीख ली, तो नया नया था, मैंने कहा नहीं अभी नहीं सीखी है। फिर कुछ समय बाद पूछा तमिल सीख ली, मैंने कहा नहीं सीखी है। फिर 2-3 साल गुजर गए, तमिल की क्लासेस शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा क्लासेस ज्वाइन करी है, मैंने कहा नहीं करी है। और कुछ समय बाद हो गया, कुछ वर्षों बाद, तुमने तमिल नहीं सीखी? अब वो थोड़ा दूसरा रूप ले लिया प्रश्नों ने। मैंने कहा नहीं सीखी। तो फिर क्यों नहीं सीख रहे हो? मैंने कहा क्योंकि मुझे समस्या नहीं आ रही बिना तमिल सीखे। समस्या कैसे नहीं आती? सारे वर्कर्स हैं, सिस्टर्स हैं, सब तो तमिल बोलती है। मैंने कहा हाँ, आप उनसे जाके पूछ लीजिए कि उनको कोई समस्या है क्या मेरी बोलचाल से। तो मुझे पता है कि वो कारण क्या है। देन आई एक्सप्लेन कि माइंड से आप कितने भी प्रयास करेंगे हार्मोनाइज करने की, वो अंत में डिवीजन लाएगा। अगर भाषा से हार्मनी हो जाती तो दो लोग जो एक ही भाषा बोल रहे हैं वो तो घर में बैठ के बड़े सुंदर ढंग से रहते, एक ही प्रकार की पिक्चरें, केवल मान लो एक ही भाषा आती है तो उनको फाइट नहीं करना चाहिए, पर फाइट करते हैं क्योंकि ये भाषा से तो सामंजस्य नहीं होता है। वो टॉल्स्टॉय का तरीका है कि सब लोग एक भाषा बोलें, सब लोग एक जैसा कपड़े पहने, यूनिफॉर्मिटी है वो, उससे हार्मनी नहीं आएगी। और उसको प्रयास किया जाता है बलपूर्वक, एक व्यक्ति, वो ट्राइबल मेंटालिटी आ जाती है कि भाई एक व्यक्ति बोल रहा है, सब लोग वैसा करेंगे तो हार्मनी आ जाएगी। वो पुरानी व्यवस्था टूट चुकी है, ये संभव नहीं है। क्लासरूम में आप नहीं कर सकते हैं। आजकल डिजिटल क्लासेस हो रही हैं, टीचर्स बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो बेचारे कंप्यूटर के सामने, तो कोई रोने लगता है, कोई सोने लगता है, कोई उठ के खेलने लगता है, तो टीचर को कहना पड़ता है कि आप प्लीज़ वीडियो अपना बंद कर दीजिए बच्चे का। बड़ों को भी कहना पड़ता है, वेबिनार्स में भी कई बार, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है कि हम एक परस्परता से जुड़े हुए हैं। तो ये लव के बिना, और वो भी जो प्रेम हमारे हृदय की गहराई में है, ये सामंजस्य नहीं आ सकता। और वो लव कहाँ से आता है? हार्ट से। तो ये मैं कहता हूँ कि भाई हृदय की भाषा जान लो तो बाकी भाषाओं के बिना काम हो जाएगा। ये नहीं कि नहीं जानना चाहिए, भाषा हम जानते हैं तो जुड़ते हैं एक लेवल पर लोगों से, बहुत अच्छी बात है, विदाउट ए डाउट कि एक लेवल पर हम जुड़ते हैं, लेकिन वो एक आधार नहीं है हार्मनी का। हार्मनी का आधार प्रेम होता है जो हृदय से आता है। अब प्रेम कैसे हार्मोनाइज करता है? प्रेम इस तरह से हार्मोनाइज करता है, अब माइंड क्या करता है? वो तौल के करता है, मैं इतना करने के लिए तैयार हूं, देने के लिए। तुम क्या दोगे? अच्छा तुम इतना दे रहे हो, तो माइंड कैलकुलेट करता है कि इज इट वर्थ इट और इज इट नॉट वर्थ इट। अगर उसको लगता है उसका फायदा हो रहा है तो कहता है हाँ इस व्यक्ति के साथ मुझे हार्मनी करनी चाहिए, चाहे वो दुनिया भर का सबसे निकृष्ट व्यक्ति हो। और यदि कैलकुलेट करके उसको लगता है नहीं इससे तो मेरा कोई लाभ नहीं है, इससे तो नुकसान ही हो रहा है, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपने पास से दरकिनार कर देता है। इट्स अ सैड रियलिटी।
लेकिन जब हृदय बाहर निकलता है तो प्रेम को केवल एक ही चीज आती है, प्रेम को कैलकुलेशन नहीं आता है फॉर्चुनेटली। प्रेम को केवल एक ही चीज आती है, वो है टू गिव, गिव एंड एंडलेसली गिव। और चूंकि वो देना जानता है, इसलिए वो अपने चारों ओर जैसे एक पुष्प मधुमक्खियों को इकट्ठा कर लेता है। तो जिनके हृदय में प्रेम होता है वहाँ चारों तरफ बीइंग क्रीचर्स, क्योंकि सबको प्यास होती है, उसके अंदर वो अमृत है, उस जिसमें मिठास भरी हुई है। तो ये प्रेम एक पहली चीज़ है जो संसार को, जो ओरिजिन है सृष्टि का, जो जोड़ सकता है। लेकिन ये प्रेम जब तक हम चैत्य को पाते हैं तो वो केवल हमको ये दिखाता है कि किस रास्ते पर हमको चलना है। कैसे, उसका इंडिकेटर क्या होता है? जो कर्म हम प्रेम के साथ और आनंद लेते हुए करते हैं, वो एक स्ट्रेट इंडिकेटर होता है कि दिस द वर्क मेंट फॉर अस। लेकिन जो भी काम ड्रेजरी लगती है, ओ हाय बैठना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, तो हमें अंदर में प्रेम ही गाइड कर रहा है। काम करने में जॉय नहीं आ रहा, प्रेम से नहीं कर पा रहे। कहते हैं ना भैया, कि कहते हैं ना कि भैया प्रेम से काम करो, ये क्या कर रहे हो? जब प्रेम से काम नहीं करते हैं तो लोग गड़बड़ करने लगते हैं। तो प्रेम एक ऐसी शक्ति जो गाइड भी करती है, हार्मोनाइज भी करती है, हमको अंदर से इंडिकेट भी करती है। लेकिन ये एक पहला स्टेप है, और वो स्टेप हमारे अंदर में हार्मोनाइज करने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि पहली हार्मनी, इसके पहले कि हम संसार को हार्मनी की बात करें, ट्रू हार्मनी हैज टू बिगिन फ्रॉम इनसाइड। ये स्वस्थ होने का बेसिस भी है। अगर हम बीमार पड़ रहे हैं फ्रीक्वेंटली, मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं डिसहार्मनी की अवस्था है। और डिसहार्मनी का मूल कारण क्या है? बहुत अधिक माइंड सेंटर्ड लाइफ, या दूसरा कारण होता है केवल वाइटली ड्रिवन लाइफ। इन दोनों प्रकार के जीवन में अंदर में फ्रीक्वेंट डिसहार्मनी होती है। अब लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन साइकिक ड्रिवन लाइफ में एक बार बार होती भी अगर है डिसहार्मनी, तो उसको ठीक कर देता है, क्योंकि चैत्य के अंदर वो हार्मोनाइजिंग प्रिंसिपल है, उसके अंदर वो पारसमणि है। ऑटोमेटिकली वो माइंड को एक प्रकार की वाइडनेस दे देगा, प्रकाश दे देगा, हृदय के अंदर माधुर्य भर देगा, जॉय भर देगा, प्राण के अंदर एक स्ट्रेंथ, सबलता भर देगा, शरीर के अंदर सौंदर्य और निरोगता की अवस्था पैदा कर देगा। तो साइकिक इज द फर्स्ट थिंग। बिना सोल को देखे जाने एक हुए सारे हार्मनी के प्रयास टेम्पररी होंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग। और वो हमें अपने आप इंडिकेट करता है हमको किस राह पे जाना है। रित चित्त में जो एक इंडिविजुअल की जो लॉ है, रिद्म है, वो उसको वो बता देता है, प्रकट कर देता है। लेकिन अब कलेक्टिव हार्मनी कैसे होगी? साइकिक हमारे अंदर सारे तत्वों को पहले हार्मोनाइज करेगा, माइंड के थॉट्स। साइकिक क्या है? वो डोर टू ट्रूथ है, तो ठीक दिखा देता है कि जो माइंड के थॉट्स हैं ये ट्रुथ की तरफ जा रहे हैं या ये अनृत की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए जो एक शब्द यूज किया है बड़े सुंदर ढंग से शास्त्रों में, सत्यमेव जयते नानृतम, अनृत, यानी जहाँ पे वो रिद्म गड़बड़ हो रही है, वो ट्यूनिंग से गलत हो रहे हैं, तो अपने आप दिखा देता है। उसके पास वो लाइट है, विदाउट एनी डिस्कशन, जस्टिफिकेशन या बिना किसी एनालिसिस के वो साथ बता देता है कि ये जो चीज़ है ये सही नहीं है। उसी प्रकार से वो हृदय के भावों को दिखा देता है। इसमें सौंदर्य है, साइकिक जुड़ा हुआ है सौंदर्य के साथ। इसमें ट्रू जॉय अंदर का आ रहा है या इसमें केवल एक डिग्रेडिंग प्लेजर है और जो पेन में बदल जा रहा है। वो जीवन को दिखा देता है कि ये दिशा तुम्हारे इनर बीइंग के साथ मेल खा रही है या नहीं खा रही है। शरीर तक को वो सारा गाइडेंस दे सकता है। लेकिन एक हायर कलेक्टिव हार्मोनी के लिए हमको, जैसे व्यक्तिगत हार्मोनी के लिए हमको ईगो इंडिविजुअलिटी से सोल इंडिविजुअलिटी की ओर जाना पड़ता है, वैसी कलेक्टिव हार्मोनी के लिए हमको मन की सीमा का अतिक्रमण करके बियॉन्ड द माइंड, स्पिरिचुअल रेंजेस, चेतना के वे आयाम जो अभी छिपे हुए हैं, जब उनकी ओर हम खुलते हैं तब हमको ये संसार में एक नया दृश्य नजर आता है। तब चीज़ें कई बार उल्टी पुल्टी नजर, एक बड़ी सुंदर माता जी बताती ना, इट्स ए रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस को किसी ने एक शायद गाने के माध्यम से, गाना मुझे ध्यान नहीं आ रहा शायद, लेकिन एक फ्रेज है जिसके माध्यम से बताया है कि अगर इस संसार को देखो एक दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि अपने पाँव पे नहीं, अपने सिर के ऊपर चल रहा है, सिर के बल चल रहा है। और जब वो हायर कॉन्शियसनेस उतरती है आध्यात्मिक चेतना से, तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ तो ऐसी नहीं है जो डिवाइन प्लानिंग और डिवाइन लॉ के अनुसार चल रही है। डिवाइन विल कितनी डिस्टॉर्ट हो गई है क्रिएशन में, जिसके चलते केओस है, झगड़ा, क्वारल, एक नया सत्य उद्घाटित होता है हम सबके सामने। साफ दिखता है कि कैसे लोग अपने अहंकार पे अड़ जाते हैं और वो प्राण त्याग देंगे पर अहंकार नहीं त्यागेंगे।
कहते ना रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई, बुढ़ापे तक नहीं त्यागते हैं। हमने तो बस कह दिया तो कह दिया, अब चंद्र टले सूरज टले, टले जगत व्यवहार, पर बाबूजी और दादाजी का टले ना अहम विचार, सत्य विचार नहीं। ये जीवन का ये कटु सत्य है। ऐसे देखे, मैंने देखे हैं, सबने देखे होंगे ऐसे लोग, एल्डरली लोग। और बच्चों के लिए क्या उदाहरण है, बच्चे बेचारे कितने प्लास्टिक और मैलिएबल होते हैं। हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि जो हम कह रहे हैं तुम सुन लो, लेकिन ऐसे लोग हैं जो एडल्ट जो लोग हैं बड़े भयानक होते हैं। वो मतलब अड़े रहते हैं, वो स्टैंड पॉइंट जरा भी नहीं बदलेंगे। तो प्लास्टिसिटी के बिना ट्रूथ कैसे मैनिफेस्ट होगा, हार्मनी कैसे आएगी? माता जी बताती कि एक कॉमन मीटिंग ग्राउंड है जहां हम सब एक हैं, लेकिन वो कॉमन मीटिंग ग्राउंड पे चलने को कोई तैयार नहीं है। आप इतना भी बोल दीजिए कि थोड़ा सा आप अपने कमरे के बाहर मत निकलिए, झरोका खोल लीजिए, देखिए। मैं जिस जगह से देख रहा हूँ, एक कमरा है, हम लोग की ये अवस्था है कि जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ लगी हैं, कैलेडोस्कोप है, लेकिन अंदर से देख रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी खिड़की से जो देख रहा है उसी को समझ रहा है कि सच है, और दूसरा व्यक्ति उसको करना क्या है, केवल इतना करना है कि थोड़ा अच्छा चल मैं तेरी खिड़की से देखूं। यानी एक स्टैंड पॉइंट एक होता है कि एक हायर स्टैंड पॉइंट ये होता है कि लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड उस व्यक्ति को, उसकी चेतना के अंदर प्रवेश करके, जिसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं एम्पैथी। तो देखेगा तो कहेगा हाँ हाँ ये तो बात सही है। ये कर्म में भी होती है, बड़ी सिंपल ढंग से होती है। कई बार हम इतना केओस कंफ्यूजन, क्योंकि हम परस्परता की बजाय चीज़ों को डिवाइड करने में लगे रहते हैं। उसके दो सुंदर एग्जाम्पल हैं। एक तो था कि एक कमरे में कई लोगों को ले गए और बैलून में हवा भर दी गई। बैलून के ऊपर सबके नाम लिखे थे, समझ लीजिए ABCD जो भी Z1 Z2 करके नाम लिख दिए गए। फुला के उन बैलून को छोड़ दिया सबने, उसको छोड़ दिया गया, मिक्स करके रोल कर दिया गया। अब बच्चों को कहा गया कि अब आप खोजो इसमें कौन सा बैलून आपका है। तो अब खोज रहे, नहीं मिल रहा है। बड़े लोग, चलो लेट्स टेक द करेक्ट एग्जांपल, बड़े लोग खोज रहे, नहीं मिल रहा है। अब इतने सारे बैलून है, 1000 बैलून है, आपका नाम कहाँ है कहाँ है? बच्चों को छोड़ा गया। बच्चे बड़े स्मार्ट थे, एक उठाया, ए अरे तेरा है। उधर किसी ने उठाया, Z तेरा है, Z को मिल गया। 5 मिनट में खेल खत्म हो गया। दिस इज हार्मनी, जहां हम परस्पर एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे की ऊर्जाओं को सपोर्ट करते हैं। एक इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि देवता और असुर, सुना है कि कैलाश में उनकी पार्टी होती है। तो ऐसे एक बार पार्टी हुई, माता पार्वती की खीर तो सब जानते हैं, चखने को मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। तो अब वो खीर भी कहाँ, क्षीर सागर से दूध आता है, अब तो खीर तो होगी अद्भुत। अब एक तरफ पंगत में असुर बैठ गए, एक तरफ देवता बैठ गए, और कहा भोजन सब आ गया, खाएंगे। बड़े पकवान आए तो खाने वाले हैं। तो भगवान ने कहा रुक 1 मिनट, एक शर्त है, बस शर्त है, बताइए क्या शर्त है? कि तुम्हारे यहाँ बाजू में एक बाजू को तुम मोड़ नहीं सकते हो, बस ये शर्त है। तो यहाँ पर एक कुछ बांध दिया गया कि आप इसको मोड़ नहीं सकते हैं। कहा खाओ दोनों बाजू पे। तो अब वो अब देखिए बिना मोड़े ट्राई करिए खाने की, नहीं खा पा रहे। तो कोई ऊपर फेंक रहा है, आ करके कोशिश कर रहा है, 2 दाने जा रहे हैं, 4 नीचे गिर रहे हैं। असुर ये करते रहे। देखा थोड़ी देर में कि देवताओं का तरफ तो सारा खाना समाप्त हो गया। कहा ये कर क्या रहे थे? तो वो ये सिंपल चीज कर रहे थे कि अपने हाथ से वो इसको खिला रहे थे और दूसरे वाला अपने हाथ से इसको खिला रहा था। तो ये हार्मनी वननेस के बाद आती है। तभी संभव है जब हम एक समझें हर किसी को। और एक कैसे समझेंगे? हम अपने प्रयासों में एक हैं। हम अपने अंदर, हमारी कॉमन ग्राउंड से हमने जन्म लिया है। एक बड़ी सुंदर माता जी से किसी ने कहा कि हाउ कैन ह्यूमैनिटी बिकम वन? तो माँ ने कहा बाय बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ इट्स ओरिजिन। तो फिर ये क्या हिंदू है, मुसलमान है, इसको स्पेशल राइट्स दो, वो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन दलित है, वो सिख है। ये तो हम डिसहार्मनी की दिशा में जा रहे हैं। इंटरफेथ डायलॉग्स रखो। जब तक हम इस चीज को नहीं जान पाते कि हमारा मूल सोर्स एक है, स्पिरिचुअली एक है, और मेटीरियली भी हम धरती माता की कोई अलग अलग तत्व वो थोड़ी हैं, वही पंच तत्व हैं हम सबके अंदर। पंच तत्व आप नहीं भी बोले, हाउस ऑफ क्ले बोल दें, तो एक हम कहाँ हैं? हम
एक हायर कॉन्शियसनेस में, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में उस एकत्व का बोध होने लगता है कि मूल में हम एक हैं। साथ ही एक और चीज क्या आती है क्लियरली, कि हम सबकी प्यास तो एक ही है। क्या जो व्यक्ति इंग्लैंड में है या अमेरिका में है, उसको जब प्यास लगती है तो कोको कोला ही पीता है? ट्राई करके देख लीजिए, प्यास नहीं बुझेगी। वो पानी ही पीता है, अंत में पानी पीता है, उसको भी पता है पानी ही पीना है। और उसके अंदर, हृदय के अंदर क्या प्यास है? क्या अमेरिका के लोगों को सच्चा प्यार नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। वो चाहे उसको खोज कैसे भी रहे हो, लेकिन चाहिए वही। सच्चा ज्ञान नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या उनको एक ट्रू जॉय जो हमेशा लास्टिंग होनी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या उनको हार्मनी नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। शांति नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि सबके अंदर वही मूल प्यास है। पूरे वर्ल्ड में इसके हम अगर ले लें, पूछ लें, तो सब कहेंगे कि ये है। तो इस प्यास को अवेकन करें, ये हमारे लिए चाहिए। अभी तो लोग हार्मनी, अगर बाहर की चेतना में पूछा जाए क्या चाहिए, हमारा बच्चा कंपटीशन में फर्स्ट आ जाए, तो आप साथ में क्या विश कर रहे हैं? हमारा बच्चा फर्स्ट आ जाए, और अगर 1000 बच्चे थे तो 999 फेल हो जाए। ये मानसिकता जो एम्बिशन से और ये जो प्रतिस्पर्धा की मानसिकता है, ये तो डिवाइड करती है। हमारा बच्चा अच्छा करे, ये जरूर होना चाहिए। हमारा बच्चा अपना बेस्ट करे, लेकिन फर्स्ट आना, सेकंड आना, ये इरेलेवेंट चीज है। लेकिन हम अभी तक यही, बच्चों को भी यही हम सिखाते हैं, कैसे तू इससे एक कदम, ये जो कंपटीशन का जो भाव लाते हैं इस प्रकार से। कंपटीशन का अर्थ होता है एक्सीलेंस, आप अपने आप को बेस्ट करिए। तो उस सेंस में कंपटीशन का एक लाभ होता है कि आप अपने को बेटर करते जाइए, लेकिन किसी और के कंपैरिजन में नहीं, अपने कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर एक बचपन से आनी चाहिए कि मूल रूप से एक ही प्यास है, एक ही चीज़ को हम सब खोज रहे हैं, अलग अलग चीज़ नहीं खोज रहे हैं। खरा सोना, असली हीरा, यही हम खोज रहे हैं मनुष्य के अंदर। तो जब हम ये कॉमन ग्राउंड मिलता है कि सब एक चीज़ खोज रहे हैं, और उस एक चीज को आप हजारों नाम दे दीजिए, है वो एक ही, दो नहीं है। ये तो स्पष्ट है कि आप चाहें इस नाम से बुला लो या उस नाम से बुला लो, ओरिजिन जो होगा सृष्टि का वो एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। आप उसको कोई नाम ना बुलाइए, वो भी चलेगा। अनाम बोल दीजिए, वो भी एक नाम है। सतनाम बोल दीजिए, वो भी एक नाम है। ओम कह दीजिए, वो भी एक नाम है। ये सारी चीजें उस एक की ओर। तो जब हम उस एक सिख के साथ जुड़ेंगे, चैत्य के द्वार से हम अपने जीवन के सत्य को जानते हैं, और उसके द्वार से, एक के द्वार से हम सारी सृष्टि में जो अनेकत्व है उसके सत्य को जानते हैं, रितचित को जानते हैं, रिद्म को जानते हैं। और जब हम उसको देखने लगते हैं, तब हम जीवन को संसार के साथ एक सही संबंध जोड़ते हैं। अभी हमारे संबंध हमारे इंटरेस्ट, इगोइस्टिक डिजायर्स, एम्बिशन की सेटिस्फैक्शन, जेलसी, हेट्रेड, फियर, इसके ग्रीड, इसके आधार पर है, और ये विनाश की ओर ले जाते हैं हमको। लेकिन जब हम उस वन के आधार पर जोड़ते हैं, तो हम कोई कभी किसी चीज़ की एक गलत वो नहीं कर सकते। हम कोई हमारा परम मित्र है, उसको भी हम वो चीज़ कहेंगे जो हमको पता है कि दिस इज़ गोइंग टू हेल्प, ये सच में उसके अंदर के ट्रुथ के साथ मेल खाती है। और इस प्रकार से जब हम लोगों के साथ संबंध जोड़ते हैं, संसार के साथ, ना हम तब डिसीव्ड होते हैं बाहर की अपीयरेंसेस से, ना हम केवल अपीयरेंसेस के आधार पर, जिसको एक हिंदी में बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, पता नहीं उड़िया में है कि नहीं, लल्लो चप्पो, पता नहीं इसका कुछ एक मतलब, अरे तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, मन में कह रहे हैं कि है तो बेकार, लेकिन अब क्या करूं, तो मिनिस्टर है तो कहना पड़ेगा। इसको कहते हैं लल्लो चप्पो। ये मिथ्यात्व के आधार पर नहीं जोड़ते हैं, सत्य के आधार पर जोड़ते हैं। जितना जहाँ पे कहना चाहिए उतना कहते हैं, और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चुप हो जाते हैं। तो अपने चुप होने का टाइम आ गया है। अपने हृदय के अंदर सोल को ढूंढना, और उसके प्रभाव से हमारे मन, प्राण, हृदय, भाव, विचार, संकल्प, इन सबको सामंजस्य में लाना, ताकि ये सब चैत्य की लॉ ऑफ ट्रुथ को ओबे करें, ना कि सरफेस कॉन्शियसनेस जो भटकी हुई है नाना प्रकार की चीज़ों में, उसको। और एक हायर कॉन्शियसनेस, एक के आधार पर जब संसार से हम जुड़ते हैं, तो संसार के अंदर हम डिवाइन विल के अनुसार काम करते हैं, ना कि हम अपने इंटरेस्ट को देखकर, नाप तोल कर। और जब हम उस डिवाइन विल के अनुसार काम करते हैं, तो उसका एंड रिजल्ट हमेशा हार्मोनी रहता है, चाहे हमको कभी कभी महाभारत के दौर से क्यों ना गुजरना पड़े।
तो इन्हीं कुछ विचारों के साथ मैं वाणी को विश्राम दूंगा। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। जब सारा कुछ हार्मोनाइज हो जाएगा तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, और जब कोई चीज बैलेंस हो जाता है फिर वहां पे प्रोग्रेस का स्कोप कहाँ रहेगा? जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तब तक कोई काम नहीं होने वाला। तो जब बैलेंस होके सारा रह जाएगा तो फिर हम लोग उसको कैसे मतलब हार्मोनाइज में कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे? बहुत सुंदर अद्भुत प्रश्न है। मतलब इस प्रश्न के लिए नमन। ये एक ऐसा सत्य है जिसको कई बार हम नहीं देख पाते। नॉर्मल लाइफ में ये सच है कि प्रोग्रेस तभी होती है जब एक इम्बैलेंस, कोई चीज़ टूटती है तब हमारे अंदर उसको नए ढंग से जोड़ने की चाह आती है। लेकिन जो डिवाइन के आधार पर हार्मनी होती है, उसको एक शब्द है जो आप थैंक्स टू यू उसको मैं जोड़ दूं, प्रोग्रेसिव असेंडिंग हार्मनी। तो प्रोग्रेसिव असेंडिंग हार्मनी कैसे होती है? क्योंकि हम एक के द्वार से इन्फिनिट के क्षेत्र में चले जाते हैं, तो कॉन्स्टेंटली नई फोर्सेस आती रहती हैं और हम उनके आधार पे हम आगे बढ़ते रहते हैं। यानी इसको हम इस तरह से लें कि जो नॉर्मल लाइफ ऑफ इग्नोरेंस है उसमें हमको एक सीढ़ी है, उसको अगर ठीक है, स्टेबल है पाँव, तो हम आगे नहीं बढ़ जाए, और उसको अगर हमको दूसरी सीढ़ी पर पहुंचना है तो एक ऐसे स्टेट से गुजरना पड़ता है जहां हम स्टम्बल करते हैं और वो टूट जाता है, वो जो हमारा पुराना बैलेंस है। लेकिन ये एक इस प्रकार की हार्मोनियस सीढ़ी है, इसके बाद जो निकलती है, यानी सेकंड लेवल पर जो हमारी इवोल्यूशन होती है, वो कॉन्स्टेंटली डिवाइन एक लेवल पर आते हैं और एक नई चीज़ उद्घाटित होती है, उस पर जाते हैं और एक नई चीज़ उद्घाटित होती है, और हम कॉन्स्टेंटली उसकी ओर बढ़ते रहते हैं। हाँ, उसको बढ़ने के लिए कई बार हमको नीचे आकर फिर से ऊपर जाना पड़ता है। यानी इसको अगर मैं पैराडॉक्सिकली पुट करूं तो इस प्रकार से आई विल पुट इट कि समटाइम्स टू गो इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पाथ इज द पाथ। सो इट इज लाइक माउंटेन में हम चढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं और एक ऊपर की दिशा में जाते हैं, एक नई पीक पर जाते हैं। सो ये उस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि अनकॉन्शियस स्टेट में जब हम रहते हैं तो जो चीज़ें टूटती हैं और जो पुराना था और नया था उनके बीच का लिंक नहीं हमको सूझता है। लेकिन जब हम सचेतन रूप से जाते हैं तो हमको वो सारे लिंक्स दिखते हैं और हम कॉन्शियसली चुनाव करते हैं कि आई विल गो दिस वे। ये हो सकता है देखने में लगे कि इसमें डेंजर है, इसमें रिस्क है, बट वी टेक इट। लेकिन हम आनंद में जाते हैं क्योंकि हमको पता है कि यही वो मार्ग है जो परम श्रेष्ठ ने, ईश्वर ने हमारे लिए चुना है आगे बढ़ने के लिए। तो बिकॉज वी आर कॉन्शियस, और चूंकि वो एक इन्फिनिट प्रोग्रेशन है, तो पेन की, सफरिंग की एक व्यवस्था टूटने की ज़रूरत नहीं होती है। हर एक नई चीज़ जो आती है उसके अनुसार हम उसको सही जगह पर ऑटोमेटिकली वो बैठती चली जाती है। और इसको हम एक ऐसे उदाहरण ले लें कि आपने एक जगलर को देखा होगा। जगलर जब बॉल फेंकते हैं तो कुछ होते हैं 5 बॉल 6 बॉल, मैंने 6 बॉल्स तक का देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो एक बॉल से, ये से परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव हार्मनी। तो वो एक बॉल से कर रहा है, एक बॉल से कर रहा है, फिर वो दूसरी बॉल एक हाथ में कहाँ से आ जाती है, दोनों से करता है, फिर एक तीसरी बॉल ले लेता है, उससे करता है, चौथी बॉल लेके, और वो इतने परफेक्शन से करता है। तो इट इज़ लाइक ए प्रोग्रेसिवली असेंडिंग हार्मनी टू द लेवल ऑफ इन्फिनिटी, और उसमें कॉन्स्टेंट जॉय है। तो वो, क्योंकि उसमें जब हमको एक बार डिवाइन मिल जाते हैं तो वो सृष्टि का आधार मिल जाता है। तो फिर क्या होता है, सारी चीज़ें डिवाइन अनफोल्डिंग का हिस्सा होती हैं और हर चीज़ में डिलाइट होती है। ऑफ कोर्स उसमें भी चीज़ें जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगी, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि अनित्य संसार में कोई भी चीज़ नित्य हो। चीज़ें जाएंगी और चीज़ें आएंगी, लेकिन उसमें टूटने का, अव्यवस्था होने का ये स्कोप नहीं होगा। जब चीज़ें जा रही हैं तो भी वो एक जॉय और एक नई हार्मनी जो बिल्ड हो रही है, दोनों के बीच में एक बड़ा ब्यूटीफुल सामंजस्य होगा। और नई चीज़ जब टेक ऑफ करेगी और पुरानी चीज़ें जा रही हैं तो उनके बीच में एक बड़ा हारमोनियस सेंड ऑफ, और एक का सेंड ऑफ हो रहा है और दूसरे का वेलकम हो रहा है, इस तरह की चीज़ होगी। इट विल नॉट बी पेनफुल, नॉट अनकॉन्शियस सफरिंग। टूटने का जो आभास होता है, डिवीजन की जो चीज़ होती है, वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, वो स्टेट चली जाएगी। वरना तो डिवाइन भी तोड़ते ही हैं, संसार को भगवान ही तो तोड़ते हैं। अगर हम देखें महाभारत में तो श्री कृष्ण स्वयं तोड़ते हैं। तो टूटना और बनना तो चलेगा, लेकिन जो टूटने के साथ जो जुड़ा हुआ है
जो डिवीजन, घृणा, एंगर, विस्फोट, ये सब चीजें चली जाएंगी और वो भी हारमोनियस होगा। इसके एक गाना है बड़ा सुंदर, उसमें ये लाइन, अब कई कोई गाने होते हैं ना जिसमें इंट्यूटिवली ये चीज आती है, तो उसमें इस तरह से है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अब वो क्या हुआ, अब ये बात वही है कि कोई एक स्टोरी लाइन चल रही है आपके जीवन में, अब उस कहानी फिल्म में ये सीमित तौर पर दिया गया है, वो स्टोरी लाइन आपकी वो एक पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जा रही है, इस लाइफ में नहीं जा रही है, लेट अस पुट इट लाइक दैट। तो एक होता है कि लोग झगड़ा करते हैं, तोड़ते हैं, और वो डिसऑर्डर होता है, केओस होता है, उसके स्प्लिंटर्स, उसके घाव कितने लोगों को लगते हैं। एक दूसरा होता है कि बड़े हार्मोनियसली, स्मूथली उसको एक बड़ा खूबसूरत टर्न मिलता है और उसके साथ में एक नई स्टोरी लाइन शुरू होती है। तो लाइफ होनी तो ऐसी चाहिए, लेकिन अब इट नीड्स टाइम, इट नीड्स एवोल्यूशन, पर एक दिन ऐसी ही होगी। नमस्ते Dada, my question for today is, we are living in such a society that when we focus on the outer world, we found a lot of disharmonious world around us. But when we go within ourselves, we found the real peace and harmony. My question is that how can we interact with all the people in harmonious way of this outer world, which is full of ignorance? वंडरफुल क्वेश्चन, और इसमें इसी के साथ हम लोग आज समाप्त करेंगे, पर ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसका उत्तर मैं देना चाहूँगा। तो आमतौर पर हमारे जीवन में हमारी चेतना सरफेस पर रहती है, और उस सतह की सरफेस पर्सनालिटी को ही हम लोग अपनी रियल पर्सनालिटी मानते हैं, और उसी को हम ग्रूम करते रहते हैं। कपड़े कैसे पहनना है, किस स्टाइल से बोलना है, क्या लहजा, कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए, केवल सरफेस पर्सनालिटी। और सरफेस पर्सनालिटी चूंकि वो वर्ल्ड की इग्नोरेंट लोअर फोर्सेस से इतना अधिक जुड़ी हुई है कि वो हर वेव के साथ बह जाती है। दैट्स वाई वो होता है ना कि आप सरफेस पे समुद्र में देखिए, वेव्स के साथ लोग बह जाते हैं, क्योंकि वो सरफेस पर्सनालिटी वर्ल्ड के पूरी तरह आउटर नेचर के, लोअर नेचर के ग्रिप में है। और अधिकांश लोग अनफॉर्चुनेटली उसी को अपना ट्रू पर्सनालिटी समझते हैं। लेकिन एक डेवलपमेंट के बाद कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा डेवलप्ड है और जो योग की तरफ बढ़ा है, वो तो निश्चित रूप से अवेयर हो जाता है कि इस सरफेस पर्सनालिटी के पीछे एक हमारी इनर सत्ता है, इनर बीइंग है, जो उसका एक प्राइवेट रियल ट्रूथ है, जो किसी के साथ शेयर नहीं करता आमतौर पर जीवन में, क्योंकि अगर वो करेगा तो वो संसार उसको समझ नहीं पाएगा, जो आप बात बता रहे हो, उसमें डिसहार्मनी होगी। लेकिन वो इनर बीइंग है, और वो पोषित होने लगता है जैसे जैसे हमारे अंदर चैत्य की इंपल्स बढ़ती है। तो जब ये इनर बीइंग का भाव, जो आपने बताया कि एक अंदर में एक कहीं पर है, शांति का जोन है, और एक ब्यूटीफुल चीज़ है जिसके अंदर अच्छे विचार भी आते हैं, अच्छी भावनाएं आती हैं, लेकिन आउटर नेचर में फिर सब बह जाता है। तो जब ये प्रारंभ हो जाता है, तब तो वे ऑफ लाइफ इज वेरी सिंपल। आप स्टार्ट लिविंग फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, कोई और तरीका नहीं है। आपको रिस्पेक्ट करना है ये जो नई चीज़ अंदर में डेवलप हो रही है। हाँ, लोग आपको नहीं समझेंगे, हो सकता है लोग समझे कि अरे ये तो अजीब सी लड़की है, ये तो इसको बात करना नहीं आता, ये सब के साथ डजेंट मैटर। वन हैज़ टू रिस्पेक्ट जो अंदर में इनर बीइंग फॉर्म्ड हो रहा है, तो उसको उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, उसको ग्रो करना चाहिए, और उसके ग्रोथ का सबसे ब्यूटीफुल माध्यम है टू गो विद इन सर्च ऑफ द सोल। बाहर के लोगों के साथ जबरदस्ती हंस के बात करना, जबरदस्ती उनको एक कृत्रिमता से प्रेजेंट करना, जबरदस्ती उनके साथ चाहे व्हाट्सएप हो या टेलीफोन हो उससे जुड़े रहना, ये जरूरी नहीं है, और बल्कि उसको खत्म करना चाहिए। नहीं तो हम दोनों के बीच इतना विभक्त रहेंगे कि खिंच करके जरासंध वाली अवस्था हो जाएगी हमारी, कि बार बार शिव जी हमको जोड़ दें और भीमसेन हमको तोड़ दें। तो ये नहीं होनी चाहिए हमारी अवस्था। हमें वो अपने इनर बीइंग को रिस्पेक्ट करना है और उसको पोषित होने देना है। जब एक बार हमारी इनर पर्सनालिटी डेवलप्ड हो जाएगी और फॉर्म्ड हो जाएगी, तब हम बाहर के संसार में आके उसका स्टैंप डाल सकते हैं, एसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब हमारा इनर बीइंग स्ट्रांग हो गया है और वो बाहर की सत्ता को, बाहर के जीवन को भी अपने अनुरूप चेंज कर सकता है। लेकिन तब तक पहला कर्तव्य है लिव विद इन, बी नॉट शेकन बाय आउटर सर्कमस्टांसेस। और बाहर के सर्कमस्टांसेस को देखना एक वेव्स की तरह आ रहे चले जाएंगे।
जो अभी आया बड़े प्रबल रूप से, आपको लगा रहे महासुनामी आ गई, प्रतीक्षा करो, चली जाएगी. इम्पल्स आई बड़ी स्ट्रांग, जस्ट वेट, इट विल गो अवे. हाँ, आप बहना चाहते हो एक अलग बात है, कॉन्शियस चॉइस के आधार पर, बट अदरवाइज नथिंग विल लास्ट, इट विल ऑल गो अवे. लिव विद इन एंड लिव फ्रॉम विद इन. ये इस बात को बस स्मरण रखना है हमको, क्योंकि इनर बीइंग को फॉर्म होने में भी कई लाइफ्स लगती हैं. आउटर बीइंग तो झट से फॉर्म होता है, आप जन्म लेते हो शुरू हो जाता है आउटर का फॉर्मेशन. मम्मी पापा, स्कूल में आसपास के दोस्त, कुछ अनुभव आपके आउटर पर्सनालिटी को फॉर्म कर देते हैं, बट दैट्स नॉट अवर रियल पर्सनालिटी. फिर उसमें हमारी कुछ जुड़ जाती है, हमने इतनी शिक्षा, ये काम कर रहे हैं, इट्स ऑल आउटर पर्सनालिटी. ये तो टूट जाएगी. मृत्यु का एक श्वास इसको समाप्त कर देगा, एक फूंक इस दिए को बुझा देगी. लेकिन इसके पीछे जो इनर बीइंग फॉर्म हो रहा है वो जन्म जन्म तक जाएगा और बढ़ता रहेगा. सो फोकस ऑन द इनर लाइफ वंस इट हैज बिकम conscious in you and once you have become conscious of it. Don't worry about outer and what people will say, think. Just take it as irrelevant. Focus completely on this new inner growth. ठीक है शरण्या? नमस्ते.